Hello and good evening, all of you. This is Sachin and you are watching Legal IQ. तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे बीएनएस के एक टॉपिक संपत्ति से संबंधित अपराध के बारे में। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो बीएनएस में कई प्रकार के अपराध दिए गए हैं जो 2023 की है, जिसको हम आईपीसी यानी भारतीय पीनल कोड 1860 का रिप्लेसमेंट के रूप में देखते हैं। तो इसमें अपराधों की कई तरह की श्रेणियां हैं। तो एक श्रेणी है ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कहा जाता है व्यक्ति जर जोरू गुलाम, तीन चीजों पे कहीं ना कहीं व्यक्तियों का झगड़ा डिपेंड करता है। तो जो प्रॉपर्टी है ये समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है और इसके संबंध में जो अपराध हैं वो कई प्रकार के अपराध निकल कर आते हैं अगर हम इस बीएनएस को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 इस बीएनएस के सेक्शन 303 से लेके सेक्शन 350 तक ये मुख्यतः प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित है। प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो मैं अगर डिवाइड करूं तो देखो, मेंसरिया अपन ने पढ़ा था। जो बीएनएस को पढ़ते हैं मेंसरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते। मेंसरिया यानी कि एक ऐसा मेंटल एलिमेंट किसी कृत्य को करते समय जो कि हमारे माइंड की दुराशा, एक नेगेटिव इंटेंशन, ये कह सकते हैं नकारात्मक मोटिव को दर्शाता है। तो मेंसरिया के आधार पे प्रॉपर्टी ऑफेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी मेंसरिया है? एक का नाम है फ्रॉडलेंटली, दूसरे का नाम है डिसऑनेस्टली, या मैं कहूं डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली। डिसऑनेस्टली को अगर हम हिंदी में कहें तो बेईमानी से होता है, बेईमानी से। और फ्रॉडलेंटली का मतलब होता है कपट पूर्वक। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस सिर्फ दो मेंसरिया पे आधारित है। जितने भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, दो कैटेगरी हैं इन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की। पहली कौन सी है? फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली कहें अपन। दूसरी है फ्रॉडलेंटली। तो ये डिसऑनेस्टली क्या है, फ्रॉडलेंटली क्या है, पहले इसको समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफेंस को समझने से पहले, क्योंकि दो ही कैटेगरी हैं कहीं ना कहीं जिन पे ये दो मेंसरिया पे आधारित है। जितने भी 7-8 प्रकार के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, चोरी हो गया, रॉबरी हो गया, लूट हो गया, रॉबरी को ही लूट कहते हैं, और आपकी डकैती हो गई, एक्सट्रॉशन हो गया जिसको उद्दापन कहते हैं हिंदी में, और बहुत जितने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये जितने भी अपराध हैं ये दो ही मेंसरिया। और एक चीटिंग होता है, एक फोर्जरी होता है। तो जितने भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं चैप्टर 17 और 18 में दिए गए हैं, मुख्यतः इन दो मेंसरिया के इर्द गिर्द घूमते हैं। दो ये मुख्य मेंसरिया हैं जिनके इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में मेंसरिया का महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी विदाउट मेंसरिया या किसी बिना आशय के ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी ऑफेंस ही नहीं बनता है। जितने भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं पूरा मेंसरिया का बहुत बड़ा रोल है इन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में। तो चलिए, अगर इसको हम बात करें ये बेईमानी से कहाँ डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 की सबसेक्शन जो 7 है, सब सेक्शन 2, सॉरी, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 7 है। ये कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली को परिभाषित करता है, डिसऑनेस्टली को परिभाषित करता है। अगर इसको डायरेक्ट को हम रीड करें तो इस परिभाषा से निकल के आता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन लॉस करते हो, रॉन्गफुल लॉस करते हो, या फिर अपने आप को रॉन्गफुल गेन करते हो,
तो ये 2 चीज़ें करते हो और सब यहाँ पे यूज़ है wrongful लॉस हो गया और wrongful गेन। सामने वाले को आप क्या करते हो wrongful लॉस करते हो, अपने आप को wrongful गेन करने की इंटेंशन से कुछ कृत्य करते हो, तो इट इज़ द बेईमानी से कहलाएगा। आपने उस कृत्य को कैसे किया? बेईमानी के आशय से किया, बेईमानी से किया। इस तरीके के यहाँ पे परिभाषा दी गई है। अब ये wrongful लॉस और wrongful गेन क्या होता है? इसको डिफाइंड किया गया है, wrongful गेन को डिफाइन किया गया है 236 में, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 36 में, और wrongful लॉस को डिफाइन किया गया है 237 में, यानी सेक्शन 2 की सेक्शन सब सेक्शन 37 में। wrongful गेन से अगर इसको रीड करें, यहाँ से निकल के आता है, इसका मतलब होता है कि आप जिस चीज के लिए इंटाइटल नहीं हो, इंटाइटल नहीं हो, यानी कि लीगली इंटाइटल नहीं हो आप जिस चीज को, उस चीज को प्राप्त करते हो, लीगली इंटाइटल नहीं हो, उस चीज को प्राप्त करते हो, तो आपने क्या किया? रॉन्गफुल गेन किया। और इसी का उल्टा होता है रॉन्गफुल लॉस। जिस चीज के लिए मैं लीगली इंटाइटल हूं, जिस चीज के लिए मैं लीगली इंटाइटल हूं, उस चीज से मुझे दूर कर देना, उस चीज से मेरी मेरी चीज को ले जाना। ये पेन है, ये पेन के लिए क्या हूं? ये इट इज माई, इसको मैंने खरीदा था, इसको इसकी पोजीशन के लिए या इसकी ओनरशिप के लिए मैं लीगली इंटाइटल हूं। अगर इसको दूर ले जाया जाता है मेरे से, तो मुझे क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इसके लीगली इंटाइटल हूँ, मुझसे मूव करके दूर लेके जाया जाता है, तो ये रॉन्गफुल लॉस कहलाता है। तो इस तरीके से रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन आप समझ सकते हैं। अब बात आती है, देखो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या हो गया, वापस से रिपीट करते हैं। डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी का मतलब होता है सिर्फ इस आशय से आप कोई कृत्य करो कि सामने वाले को क्या हो? रॉन्गफुल लॉस हो। पहली बात क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है रॉन्गफुल लॉस हो, ठीक है, रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए। और या तो उसको रॉन्गफुल लॉस ना हो, आपको रॉन्गफुल गेन हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। आपने आपने इस इंटेंशन से अगर किया, तो हम कहेंगे आपने बेईमानी से वो कृत्य किया, ठीक है। अब आती है बात फ्रॉडलेंटली। फ्रॉडलेंटली क्या होता है? फ्रॉडलेंटली में थोड़ा सा अंतर है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली में। अगर हम बात करें फ्रॉडलेंटली यानी कपटपूर्वक, अब ये कपटपूर्वक क्या होता है? मैंने बताया ना, पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस दो मेंस एरिया पे डिपेंड करते हैं। पहली कौन सी है? डिसऑनेस्टली, और दूसरी है ये फ्रॉडलेंट, ठीक है। फ्रॉडलेंट या फ्रॉडलेंटली, एल वाई भी लगा दो, कपटपूर्वक या कपटपूर्ण, ठीक है। तो इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9 में, सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9 में। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या बताया गया है। अगर हम इसको पढ़ें, कपट पूर्वक से, कपट करने से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, सॉरी, कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से, ठीक है। कपट पूर्वक का तात्पर्य क्या है? कपट करने के आशय से। अब कपट पूर्वक यानी कपट करने के आशय, इतना तो बता दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता है। तो अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, फ्रॉडलेंटली का मीनिंग क्या होता है? कपट करना, यानी कि कपट के लिए एक और अच्छा शब्द यूज होता है छल। छल, छल करने के आशय से मैं कुछ कोई कृत्य करूँ, छल करने के आशय से कोई कृत्य करूँ। छल करना क्या होता है? सत्य बात को झूठ बताना, सत्य बात को झूठ बताना, झूठ बात को सत्य बताना, झूठ को सत्य, जो जैसा है नहीं वैसा उसके सामने प्रस्तुत करना। मैं कहता हूं मैं इस जमीन का मालिक हूं, मैं इस जमीन का मालिक हूं, वास्तव में नहीं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपसे छल कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, मैं आपसे कपट कर रहा हूं, मैं आपसे फ्रॉड कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस आशय से कि मैं आपके साथ फ्रॉड करूं, आपका रॉन्गफुल लॉस हो या ना हो, मेरा आशय वो तो होगा ही होगा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में। डिसऑनेस्टली, ये फ्रॉडलेंटली कह सकते हैं, डिसऑनेस्टी का ही एक रूप है, बदला हुआ रूप है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, छल, छल वाली चीज आ जाती है, या हम कहें इसको कपट वाली चीज आ जाती है। तो फ्रॉडलेंटली में क्या होता है? डिसीट,
इंग्लिश में शब्द यूज होता है डिसीट प्लस इंजरी। मैं आपको कहूं इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, तो मैंने क्या किया, आपसे डिसीट किया, आपको मैंने क्या किया, डिसीट किया, लेकिन इसकी वजह से कोई इंजरी हो जाती है आपको, इस मेरे कहने की वजह से आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं मुझसे, तब ये फ्रॉडलेंटली हुआ। इसको कहाँ से मुझे पता चला, ये कहा, ये सारी चीजें कि कपट में दो एलिमेंट होते हैं। दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, डॉक्टर एस बिमला वर्सेस एस बिमला वर्सेस डॉक्टर सॉरी डॉक्टर एस बिमला वर्सेस दिल्ली स्टेट का मामला है, और डॉक्टर एस दत्त वर्सेस ये भी यूपी स्टेट का मामला है। ये शायद 2004 या 5 के हैं, आई एम नॉट कंफर्म, इसको आप लोग कंफर्म कर लेना कब के हैं ये दो। इन दो जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में फ्रॉडलेंटली शब्द को और कपटपूर्ण शब्द को कहीं ना कहीं डिफाइंड किया था, चर्चा की थी। तो फ्रॉडलेंटली में क्या होता है, आपसे छल करने की भावना, यानी डिसीट करने की भावना, प्लस आपको उस डिसीट से कोई इंजरी हो जाए, तो मैंने जो कृत्य किया है, कहा जाएगा मैंने वो कृत्य कपट पूर्वक आशय से किया है, कपट पूर्वक आशय से किया है। ठीक है, कपट पूर्वक यानी कि फ्रॉडलेंटली। अभी तक तो हमने देखा दो प्रकार की क्या है, मेंसरियां हैं। पहली कौन सी देख ली हमने, डिसऑनेस्टली, दूसरी देख ली फ्रॉड लैंड फ्रॉडलेंटली। ठीक है, तो ये दो मेंसरिया हैं, दो मेंसरिया पे आधारित पूरे प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं। 80% जितने प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं, मैंने बताया चैप्टर 17 और चैप्टर 18 में दिए गए हैं। ये 80% ऑफेंसेस कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली पे बेस्ड हैं। डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से इंटेंशन पे बेस्ड है। बेईमानी मतलब रॉन्गफुल गेन करना या रॉन्गफुल लॉस करना, सामने वाले का, अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करना या अपने आप को रॉन्गफुल गेन करना, इस इंटेंशन से करने वाली लगभग 80% अपराध दिए गए हैं। ठीक है, दो तीन अपराध हैं लगभग जो 20% बचे हुए, ये फ्रॉडलेंटली इंटेंशन वाले हैं। काउंट कर लेते हैं एक बार कौन कौन से अपराध दिए गए हैं डिसऑनेस्टली, मैं कहता हूँ 80% है। तो एक थेफ्ट का अपराध आता है, थेफ्ट जिसको चोरी कहते हैं। एक आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और एक होता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये सारे, और एक होता है एक्सटॉर्शन, एक होता है रॉबरी, एक होती है डकैती। ठीक है, तो ये सारे जो अपराध हैं, ये कहीं ना कहीं किस पे आधारित है, ये डिसऑनेस्टली मेंस रिया पे आधारित है। डिसऑनेस्टली यानी कि मेंस बेईमानी से वाली मेंस रिया पे आधारित है। बाकी जो दो तीन अपराध बचते हैं, जैसे कि चीटिंग, चीटिंग हो गया, फोर्जरी हो गया, ये दो तीन प्रकार के जो अपराध हैं, ये फ्रॉडलेंटली इंटेंशन पे आधारित हैं। ये क्या है, फ्रॉडलेंटली इंटेंशन पे आधारित हैं, और बाकी जो है ये कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली में आधारित हैं। ठीक है, लगभग इतने ही प्रकार के प्रॉपर्टी ऑफेंस होते हैं, थेफ्ट, क्रिमिनल मिस ऑप्रीपरेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल एक्सट्रॉशन हो गया, रॉबरी हो गया। ठीक है, उसके बाद डकैती। अभी एक एक अपन ओवरव्यू लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं अपराधों, पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का किस प्रकार से चलते हैं ये। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस कई लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, और जिसको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है ये। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं, जितने मैंने डिसऑनेस्टली वाली बताई ना आपको, उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे की चेन बनी हुई है, कड़ी जुड़ी हुई है। इनको समझते हैं कड़ी बाई कड़ी, कैसे थेफ्ट ही एक्सट्रॉशन बनता है, एक्सट्रॉशन ये कब रॉबरी बन जाती है,
रॉबरी कब डकैती बन जाती है, ये एक बार अपन खाका बना लेते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप भेदना चाहते हो तो उसकी परिधि से हमला करो। तो इसका हम एक परिधि से समझ लेते हैं, किनारे से खड़े होके समझते हैं कि ये इनके अंदर दिया गया है। चैप्टर नंबर 17 और 18 में एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला ऑफेंसेस क्या है, थेफ्ट हो गया। कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसको पहले देखते हैं। थेफ्ट को मैं अभी साइड में रखता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंस में महत्वपूर्ण चीज होती है, पहली चीज है मेंसरिया। मेंसरिया मेंसरिया तो हमने देख ही लिया। दो प्रकार की हैं कहीं ना कहीं, या तो आप डिसऑनेस्टली कर सकते हो या तो फ्रॉडलेंटली। ठीक है, या तो फ्रॉडलेंट कह सकते हैं। दो प्रकार की मेंसरिया हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, या डिलीवरी डिलीवरी कर कौन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है। आप थेफ्ट और एक्सट्रॉशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनमें ये छोटा सा अंतर है डिलीवरी का। आ, अगर व्यक्ति इनको समझते हैं और डिटेल में कि किस प्रकार से डिलीवरी का अंतर होता है और डिलीवरी कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इससे महत्वपूर्ण चीजें निकल के आती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, तीसरी महत्वपूर्ण चीज है पोजीशन। तो वापस से शुरू से करते हैं। मेंसरिया तो समझ ही चुके हैं। डिलीवरी में क्या, डिलीवरी का क्या, देखो, आ, अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज मैं मान लो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। इस ये क्या है, ये इसके पास है गहने, इसके पास इसने क्या किया है, गहना पहने हुए है, बढ़िया 5 तोले की सोने की चेन पहने हुए है, सोने की चेन। अपन बुंदेलखंड के आदमी हैं, बहुत दिखावे में विश्वास रखते हैं। 5-10 तोला सोना पहन के आम बात है। ठीक है, ये पहन के रास्ते से जा रहा था। लेकिन बी जो क्या है, डकैत कह सकते हैं, लुटेरा कह सकते हैं, इसको चोर कह सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है इसने प्रॉपर्टी को एक्वायर कैसे की, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त कैसे किया, ये पोजीशन इसको दिया गया है, इसने लिया। तो मान लो ये जब रास्ते से जा रहा था तो बी पास में आता है। बी क्या आता है, ए के पास में आता है। बी पास में आता है और इसके गले से इस चैन को छीन लेता है, छीन लेता है। यानी कि ये जो डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, कौन कर रहा है डिलीवरी, इससे चैन का अंतरण बी के पास कौन कर रहा है, बी ले रहा है। बी कौन कर रहा है, बी ले रहा है। ठीक है, बी ले रहा है। इसका मतलब है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एक्यूज कर रहा है, एक्यूज, एक्यूज कर रहा है। ठीक है, अपराधी कर रहा है, या कह सकते हैं अभियुक्त कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो चोरी हुई, यहां पे तो चोरी हुई। ठीक है, ये चोरी कहला गई। लेकिन 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 अगर यही बी ए के पास जाता, ए के पास जाता और ए से कहता, कहता कि मुझे अपनी चैन दो, मुझे अपनी चैन दो। इतना कहने पे, इतना कहने पे ए क्या करता, डर जाता, डर जाता और चैन उतार के बी को सौंप देता, बी को सौंप देता। तो यहां पे डिलीवरी किसने की, यहाँ पे डिलीवरी विक्टिम ने की। पहली में डिलीवरी एक्यूज कर रहा है, दूसरे अगर हम इलिस्ट्रेशन या दूसरे दृष्टांत जो समझने के लिए उदाहरण ले रहे हैं, इसमें किसने की, विक्टिम ने की, विक्टिम ने की। अगर जो चोरी थी यही एक्सट्रॉशन हो गई, जो चोरी थी यही एक्सट्रॉशन हो गया। देखो, सिर्फ डिलीवरी का अंतर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ डिलीवरी का अंतर। अगर मैं बंदूक लगा के भी आपसे चैन को छीनता हूं तो वो चोरी रह जाएगी। लेकिन बंदूक लगा के आपसे कहता हूं कि ये चैन मुझे दे दो, कहते ना कि ये मुझे दे दे कालिया, ये गहना मुझे दे दे,
तो अगर मैं ऐसा कह के आपसे गहने ले लेता हूँ, तो मैंने चोरी नहीं की, मैंने एक्सटॉर्शन किया, ठीक है? तो जहाँ पे एक्यूज़ डिलीवरी लेता है, ठीक है? तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? चोरी होती है। लेकिन जहाँ पे विक्टिम डिलीवरी करता है, वहाँ पे एक्सटॉर्शन कहला जाता है। ठीक है? एक्सटॉर्शन कहला जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, विक्टिम डिलीवरी करेगा, विक्टिम कोई खुश होके तो देगा नहीं, भय में आके देगा। तो एक्सटॉर्शन में कहीं न कहीं भय का एलिमेंट ज़रूरी है। लेकिन छीनने में ज़रूरी नहीं कि आप भय पे आए, आप ज़बरदस्ती छीन सकते हो, ठीक है? वो तो मना करेगा भैया कि मत लेके जाओ मुझसे चैन। तो चोरी में कहीं न कहीं भय का एलिमेंट नहीं होता है, एक्सटॉर्शन में भय का एलिमेंट होता है। तो 2 चीज़ें समझ में आई अपन को अभी तक, एक्सटॉर्शन और चोरी। ठीक है? 2 चीज़ें अपन को समझ में आई, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। डिलीवरी का अंतर है सिर्फ़ थोड़ी इनमें। और देखो, इनमें दोनों में डिसऑनेस्टली मेंस रिया जो है, मेंस रिया हमने पहला पॉइंट बताया ना, मेंस रिया। मेंस रिया कौन सी? इनमें डिसऑनेस्टली मेंस रिया होती है, यानी बेईमानी से। तो रॉन्गफुल लॉस करने की सामने वाले को, या अपने को रॉन्गफुल गेन करने की, ये दो में से कोई एक होनी चाहिए। तो हमको जरूरी ये तो है ही, क्योंकि हम अमीर बनना चाहते हैं, तभी हम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, यानी बी नाम का जो व्यक्ति है। तो यहाँ पे मेंसरिया पहले आ रही है। जैसे ही बी की नजर ए पे पड़ती है, जैसे ही बी की नजर ए पे पड़ती है, रास्ते में जा रहा था ये, वैसे ही उसको लगा कि यार मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तब यानी कि ये जो कृत्य करने से पहले ही मेंसरिया आ गई, कृत्य नहीं, डिलीवरी होने से पहले मेंसरिया आ गई। लेकिन क्या हो, अब ये अगला क्वेश्चन उठता है कि मान लो कि मेरे पास, मैं क्या, ए और बी वापस से लेते हैं, ये एक दोस्त हैं, दोस्त हैं, ठीक है? ये कहीं बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन इसके पास क्या करके जाता है, बाहर जा रहा है तो सोचता है ये अपना बुंदेलखंड तो है नहीं, यहाँ पे हम दिखावा करें, बाहर जाना है तो बाहर तो मुझसे भी बड़े-बड़े अमीर लोग मिलेंगे, तो मेरा 5-10 तोला किस काम का दिखाने का। तो ये क्या करता है, दोस्त के घर में इसको दे के जाता है। यानी कि डिलीवरी क्या कर दी जाती है ए के द्वारा। डिलीवरी ए के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी कर दी जाती है, बी की नीयत खराब हो जाती है। बी की क्या हो जाती है? नीयत खराब हो जाती है। नीयत खराब हो जाती है। अब इस नीयत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं आज की डेट में। यानी कि मेंस रिया बाद में आती है। डिलीवरी पहले हो गई, प्लस मेंस रिया जो चाहिए होती है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में, ये बाद में आती है। तो यहाँ पे क्या चोरी हुई? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है? यानी कि मेंस रिया अगर बाद में आती है, तो ये 2 चीजें हो सकती हैं। मेंस रिया पहले आती है, फिर डिलीवरी लेते हो, तो 2 चीजें हो सकती हैं, एक्सटॉर्शन हो सकता है, या तो थेफ्ट हो सकता है। अब देखना ये है कि डिलीवरी किसने दी है, डिलीवरी किसने दी है? मेंस रिया बाद में आई है, तो ये 2 चीजें हो सकती हैं। मेंस रिया पहले आ गई है, तो कौन सी 2 चीजें हो सकती हैं? ये 2 चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखना है कि डिलीवरी पहले हुई है, सॉरी, डिलीवरी किसने की है? डिलीवरी एक्यूज ने की है। अब इन दोनों में कैसे हम पता करें कि यहाँ पे डिलीवरी तो हो गई है, बाद में मेंसरिया आई है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो वापस से एक वही वाला रूल लगाना है। रूल कौन सा है? कि देखना है कि डिलीवरी कौन कर रहा है, डिलीवरी कौन कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल में ए ने डिलीवरी स्वयं की थी अपने हाथों से, यानी कि विक्टिम ने स्वयं की थी डिलीवरी, यानी कहीं ना कहीं इस पे ट्रस्ट किया गया था, इसने ट्रस्ट को तोड़ा है। तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये अपराध कौन सा हो गया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कैसे होता है? डिलीवरी डिलीवरी ये
कैसे ले सकता है, एक्यूज कैसे ले सकता है इस ट्रांजैक्शन में? तो इसका उदाहरण देता हूं मैं एक। उदाहरण क्या है या इलिस्ट्रेशन, ए और बी क्या है, रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते से जा रहे थे। ए का पर्स गिरा, ए का पर्स गिरा। ए भला आदमी था, भला आदमी था, भला जब तक था जब तक इसको पैसे नहीं दिखे तब तक भला था। पर्स गिरा तो इसने सोचा कि भाई उठा के दे दिया जाता है, उठा के दे देते हैं ए को। लेकिन जैसे ही पर्स इसने उठाया, इसकी इसको क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी इसके पास पहुंच गई, प्रॉपर्टी पहुंच गई, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि इसमें तो लाखों रुपया भरे हुए हैं, तो इसकी नीयत खराब हो गई, यानी मेंस लिया बाद में आई। तो यहाँ पे डिलीवरी क्या हुई, पहली हुई, प्लस डिलीवरी किसने की है, डिलीवरी यहाँ पे एक्यूज ने नहीं की, सॉरी विक्टिम ने नहीं की है। यहाँ पे देखो, एक्यूज ने स्वयं उठाया है पर्स को, गिरा हुआ पर्स को अपने कब्जे में लिया है, यानी डिलीवरी इसमें किसने की है, बी व्यक्ति ने स्वयं एक्वायर किया है। तो डिलीवरी बी ने स्वयं की है, प्लस डिलीवरी के बाद मेंसरिया आई है, डिलीवरी के बाद मेंसरिया, पहले तो मेंसरिया क्या थी उसको देने की, लेकिन डिसऑनेस्टली मेंसरिया कब आई है, जब उसने लाखों रुपया देखे। तो इसको कहते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस चलते हैं, इस तरीके से पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस चलते हैं। इतना ही कहीं ना कहीं अगर समझ में आ जाता है, तो ये क्या कहीं ना कहीं बेस है। डिलीवरी कौन कर रहा है, मेंसरिया कब आ रही है, दो ही क्वेश्चन करने हैं, दो ही क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बहुत आसान हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो अपन ने चार चीजें समझ ली अभी तक, अपन ने चार चीजें समझ ली। थेफ्ट क्या होता है, एक्सट्रॉशन क्या होता है, और अब देखते हैं, ये यहाँ पे दो चीजें समझ ली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये दो चीजें समझ ली, और थेफ्ट और एक्सट्रॉशन इस कहीं ना कहीं इस लाइन में समझ लिया। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं रॉबरी की। रॉबरी क्या होती है, देखो रॉबरी इज नथिंग, चोरी भी रॉबरी बन सकती है, एक्सट्रॉशन भी रॉबरी बन सकता है। रॉब देखो, बहुत संभल के ध्यान देने वाली बात है ये, यहाँ पर ये है कि अपन ने बात की है, एक्सट्रॉशन में भी कहीं ना कहीं भय दिखाया जाता है, एक्सट्रॉशन में भी भय दिखा, लेकिन रॉबरी में जो होती है, यहाँ पे तात्कालिक भय दिखाया जाता है, तात्कालिक भय मृत्यु का या फिर संपत्ति नष्ट करने का तात्कालिक भय होता है, यहाँ पे तत्काल का भय होता है, मैं पिस्टल लगा। एक्सट्रॉशन में तो हो सकता है मैं दादा टाइप का आदमी हूं, आपको कहूं आप मुझे 200 रुपया नहीं दोगे, हफ्ता नहीं दोगे, तो इसका परिणाम आप भुगतोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी भुगतोगे, कब भुगतोगे, ये हो सकता है मैं ऐसे ही डरा, मैं अपने दादा टाइप की उसका मैं ऐसी लाइन बोलता हूं, उससे आप डर जाते हो, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको मार दूंगा। ये एक्सट्रोशन और रॉबरी का बहुत थिन लाइन का अंतर है, यहाँ पे तत्काल भय आता है रॉबरी में, ठीक है। तो अगर एक्सट्रोशन ऐसे करता हूं जिससे तत्काल भय आ जाता है, वही रॉबरी बन जाता है, वही रॉबरी बन जाता है। और थेफ्ट में, थेफ्ट में मैं बंदूक का उपयोग करके बंदूक आपके रखता हूं, यानी कि आपको क्या हो गया, तत्काल मृत्यु का भय डाला, प्लस मैंने चैन को खींच लिया आपसे, ये भी रॉबरी हो गई। तो रॉबरी भी दो चीजें, थेफ्ट भी रॉबरी बन सकती है और एक्सट्रॉशन भी रॉबरी बन सकता है, थेफ्ट भी रॉबरी बन सकती है और एक्सट्रॉशन भी रॉबरी बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्काल भय होना चाहिए। अब यही रॉबरी अगर 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो इसको डकैती कह देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। तो इतना है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में समझने लायक चीज, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं और एक्सप्लेन अच्छे से अगली बार अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।